नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। धीरे धीरे एक हफ्ते के भीतर ही बनारस का ज्ञान वापी मस्जिद का मामला दूसरी बाबरी मस्जिद जैसा तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कम से कम कोर्ट की जो कार्रवाई है, इसके अलावा जमीन पर जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, सोशल मीडिया और जो भाजपा संघ परिवार के बीच जो जोश का, यूफोरिया का माहौल है, ऐसा लगता है कि उसको दूसरी बाबरी मस्जिद या दूसरा बाबरी अयोध्या बनाने का पूरा इरादा संघ परिवार ने कर लिया है। कोर्ट में भी हमने देखा कि कैसे लोअर कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होनी है। यानी कि एक बार सुनवाई हो चुकी है, दोबारा केस आना है। खासकर जो मस्जिद कमेटी है, उसने अपनी पिटीशन कोर्ट में डाली हुई है। इस दौरान आज ही के दिन जो वीडियोग्राफी ज्ञानवापी मस्जिद की होनी थी, उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है जो लोकल कोर्ट है वाराणसी की, वहां पर, जिसमें कहा गया है कमिश्नर के जरिए कि वहां शिवलिंग पाया गया है। और उसके बाद जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर, इसके अलावा तमाम टीवी चैनल्स पर हमने देखा, कहा गया कि महादेव मिल गए हैं, बाबा मिल गए हैं। इसको लेकर हेडलाइंस बाकायदा चलाई गई कि क्या ये वाकई ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जमीन पर पूरी कार्रवाई हो रही है, उसको देख करके फिर से जो एक और मस्जिद को छीन लेने की जो एक साजिश के तौर पर नजर आ रहा है पूरा मामला। और खासकर सीधे सीधे संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, 1991 का जो कानून है जो कह रहा है कि जिस भी धार्मिक जो स्थान है उसका चरित्र 1947 15 अगस्त 1947 का जो था वो रहेगा। इसलिए ताकि जो जो इतिहास की गलतियां हैं उनको उठाकर जो मौजूदा आबादी है उसको सजा देने की कोशिश ना की जाए। और खासकर अयोध्या का जो जजमेंट था, जिसमें मस्जिद की जमीन मंदिर को मिल गई, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई है, वो अलग मस्जिद बना रहे हैं। उस जजमेंट का भी एक बहुत अहम हिस्सा है कि ये एक अपवाद के तौर पर, एक एक्सेप्शन के तौर पर यहाँ इस 1991 का जो कानून है उसको दरकिनार किया जा रहा है और इसके बाद किसी और मामले को नहीं उठाया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये भी कहा है, लोअर कोर्ट से एक बड़ा इंटरवेंशन करते हुए, एक बड़ा दखल देते हुए, कि अभी जो लोअर कोर्ट है वो कोई ऑर्डर ना सुनाए। इस पर रिपोर्ट जमा हो गई है लेकिन कोई ऑर्डर ना दे, क्योंकि अभी मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। क्या मायने हैं इस पूरे मुद्दे के? और खासकर मैं उन मेहमानों को आपके लिए इकट्ठा किया है मैंने, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बनारस को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आज से नहीं बल्कि तब से जानते हैं जब वो पूरा मामला, जो अयोध्या का जिस तरह पूरे मामले ने तूल लिया था, तब से इस मामले को देखते रहे हैं। क्या उनकी जो अनुभवी नजरें हैं वो क्या बता रहे हैं? ये मामला वाकई, क्या लगता है कि ये कोई ऐसा उफान है जो एक दो दिन में थम जाएगा और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा, या इससे ज्यादा कुछ और गंभीर बात नजर आ रही है? मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर चंद्रभूषण मेरे साथ मौजूद हैं, चंद्रभूषण सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मोहम्मद असद हयात हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। इसके अलावा अफलातून जी हैं हमारे साथ, जो कि महासचिव हैं समाजवादी जन परिषद के। वो भी बनारस में ही रहते रहे हैं लेकिन फिलहाल नोएडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इस बीच एक और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रभूषण जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं कि इस पूरे मामले को आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, हम एक तरह से दर्शकों की तरह इस पूरे मामले को दूर से देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं, गोरखपुर बनारस से बहुत दूर नहीं है। मुझे बताइए कि आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? थैंक यू हमको इनवाइट करने के लिए। मैं इस पूरे मामले को इस तरह देखता हूँ कि इतिहास को जो ठीक करने की कोशिश ये चल रही है, ये इससे हमारे वर्तमान पे बहुत खराब असर पड़ा। और आप ये देखें कि जब अयोध्या वाला मसला हुआ था, जब पहली बार खुदाई शुरू हुई थी, उस जमाने में भी अचानक खुदाई शुरू हुई और खुदाई बंद कर दी गई। तो सवाल इसका है कि आप अतीत की गलतियां ठीक करने अगर निकलेंगे तो वर्तमान अगर उससे विषाक्त हो जाता है, अगर हम एक मिनट को मान लें कि ये जो कह रहे हैं वैसा कुछ होगा, तो हम लोग को कतई इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक कानून, जब बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था, उसी समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और एक कानून, उपासना स्थल कानून बना था, जिसमें यह कहा गया था कि अब
जो कोई भी धर्मस्थल को लेके जब विवाद होगा तो उसका जो 1947 में जिस पोजीशन में वो था वो ही बना रहेगा। तो सवाल इसका है कि आखिर आपने ये सर्वे करने की परमिशन दी क्यों, और कैसे ये परमिशन मिली, और लोकल कोर्ट ने फिर वो सर्वे करवाया भी, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है। चंद्रभूषण जी, लेकिन इसमें समझ में एक बात ये नहीं आ रही कि चलिए लोअर कोर्ट्स का जो चरित्र है हमें बहुत दिनों में पता चला है, पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से काफी वो प्रभावित रहते हैं, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो या लोअर ब्यूरोक्रेसी हो या स्थानीय मीडिया हो, कितना भी हम कह लें कि ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां शिवलिंग पाया गया, जगह को हम प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जब देश का सबसे बड़ी अदालत आके ये कहती है कि शिवलिंग वहां पाया गया है और उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो इसको समझा कैसे जाए आखिर? अब सवाल इसका है कि सर्वे रिपोर्ट तो सबमिट होनी थी कोर्ट में, ये पहले ही लीक कैसे हो जाती, एक बात। और अभी जब सर्वे रिपोर्ट जब तक आ नहीं जाती और कोर्ट उसको तस्दीक नहीं करती, तब तक हम कैसे मान लें कि वहां क्या मिला है, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड कहा जा रहा है। तो ये लोकल कोर्ट्स को एक, अगर सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच गया है तो जाहिर तौर पे वो उनको भी अपनी लोकल जुडिशरी या लोकल कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही गवर्न करती हैं, तो जाहिर तौर पर उनको इन चीजों पर कम से कम इतने सेंसिटिव मामलों पर ये कर देना चाहिए कि आप इससे लोकल कोर्ट्स के लेवल पे नहीं देखा जा सकता। आप अगर ऐसा कोई मसला उठाना चाहते हो तो आप सीधा हाई कोर्ट पे आए। जी हाँ। अफलातून जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहती हूँ। इस पूरे मामले को समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये मामला क्या है। बहुत तरह से लोग इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बात हो रही है कि अकबर के कार्यकाल में बनाया या फिर ये औरंगजेब ने तोड़वाया। करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा का दोनों में फर्क है कि जो राजा टोडरमल थे उन्होंने अकबर के कार्यकाल में इसको बनवाया। तमाम तरह की चीजें हमें सुनने में आ रही हैं कि औरंगजेब ने तोड़वाया तो औरंगजेब ने मंदिर तो पूरा तोड़वा दिया लेकिन शिवलिंग वहां बाकी रह गया। तो ये जो पूरा मामला है जिसमें ये 5 औरतें हैं, 5 हिंदू महिलाएं हैं, वो कह रही है कि अंदर वहां पर मूर्तियां रखी हुई हैं, हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। इसका बैकग्राउंड मुझे बताइए कि हिंदू पक्ष जो है वो आखिर आर्ग्यू क्या कर रहा है? एक चीज साफ तौर पे समझ लेनी होगी कि अयोध्या में जिस तरह का विवाद था वैसा बनारस में कतई नहीं रहा। अयोध्या में भी जिस तरीके से रामलला प्रकट हुए थे 22-23 नवंबर सन 50 के अचानक प्रकट हुए, माने रख दिया गया वहां और उसके बाद से वो प्रक्रिया इन लोगों की शुरू हुई, उस तरह। और मस्जिद में नमाज अता नहीं हो रही थी बाबरी मस्जिद में। ज्ञानवापी में जो कि बनारस की जुमा मस्जिद है वहां लगातार नमाज हो रही है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि 1780 से लगातार विश्वनाथ मंदिर एक एडजेसेंट जगह पर बन चुका है और उसमें दोनों पक्षों की सहमति महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराई थी और इसका विधिवत समझौता हुआ था काशी की विद्वत परिषद और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के बीच में। उसका नतीजा है कि करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बगल में बन चुका है, जिसके लिए महाराजा रंजीत सिंह ने, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर के लिए सोना दिया, जिन्होंने लाहौर के एक मदरसे के लिए सोना दिया, उन्हीं के दिए हुए सोने से मंडित हुआ है विश्वनाथ मंदिर जो बगल में है। तो उसको लेकर के कभी कोई विवाद नहीं रहा। तो विवाद तो पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है वो एक माने एक धूर्तता के साथ और एक साजिश के तहत ये कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हमें ये साफ समझ लेना चाहिए कि ये बाबरी मस्जिद या माने अयोध्या के विवाद जैसा मामला है ही नहीं है। यहाँ तो 242 वर्षों से लगातार पूजा अर्चना हो रही है, करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र मौजूद है और मस्जिद में भी लगातार नमाज अता हो रही है। तो जैसा कि अभी चंद्रभूषण जी कह रहे थे, सीधी बात है कि गलती से आप सबक ले सकते हैं लेकिन गलती सुधारी नहीं जा सकती है। 300 साल पुरानी कोई घटना, उसके उस समय के योद्धा रहे होंगे, उनसे आप प्रेरणा ले लीजिए लेकिन अपनी पीठ वाहवाही नहीं आप ले सकते हैं उसकी।
ये एक हमें वो कहना होगा। अगर इस बुनियादी बात को हम नहीं मानेंगे तो मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि अगर कोई दलित नेता दावे के साथ ये साबित कर दे कि हमारी बहू बेटियों के साथ सवर्णों ने अत्याचार किया था, लिहाजा हमको भी ये अधिकार मिले, अगर ऐसा कोई कहता है तो समाज में विकृति ही पैदा होगी। ठीक वैसी ही बात अशोक सिंघल कहते आ रहे थे, और अब ये अभी तक ऑफिशियली आरएसएस नहीं कर रहा है, लेकिन आरएसएस का मुकदमा भी बनारस में दर्ज है। उसका वाद संख्या है 350, 2021 का 350 संख्या का वाद है। उसमें वो लोग साफ साफ अपनी मंशा को प्रकट कर रहे हैं। इसमें न महिलाओं ने कहा है कि हमको जाने दीजिए श्रृंगार गौरी में, तो श्रृंगार गौरी में यहाँ बनारस के और लोग भी मौजूद हैं, कुंवर सुरेश जी हैं और असद साहब हैं। वहाँ हर साल एक दिन नाटक हुआ करता था। 10-12 लोग शिवसेना के निकलते थे कि हम श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन करेंगे, थोड़ी दूर चौक से बढ़ते थे और उनकी गिरफ्तारी हो जाती थी। तो ये आम जनता का मुद्दा नहीं रहा है कभी भी, और आम जनता का जो आस्था का केंद्र है, आरफा जी आपको बताना चाहेंगे कि उसके नौबत खाने में बिस्मिल्लाह खां साहब के पुरखे काशी विश्वनाथ के सम्मान में शहनाई बजाया करते थे, और अवध के नवाब के यहाँ से बनारस के राजा को पैसा दिया जाता था। वो पैसा वो बिस्मिल्लाह खां साहब के पुरखों के पास दिया जाता था, जो बाबा विश्वनाथ के सम्मान में शहनाई बजाया करते थे वहां के नौबत खाने से। तो जी। ये इस तरह की एक और हल्का सा जिक्र करके मैं अभी तत्काल अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये मामला हिंदू बनाम हिंदू का है, कट्टरपंथी हिंदू और उदारवादी हिंदुओं का है। मंदिर में दलित प्रवेश नहीं होता था तो लोक बंधु राजनारायण के ऊपर पंडों ने हमला किया था और उन्होंने दलित प्रवेश कराया था। दलित प्रवेश हो जाने के बाद जो एकदम ऑर्थोडॉक्स किस्म के लोग थे, करपात्री महाराज, राजा बनारस, इन लोगों ने उस विश्वनाथ मंदिर में जाना बंद कर दिया, लेकिन पूरे देश की हिंदू जनता उस मंदिर में जाती थी दलित प्रवेश होने के बाद भी। तो ये एक विवाद रहा है संकीर्णतावादी लोगों में और जो एक उदार दृष्टि से धर्म को देखते हैं उनके बीच में। महामना मालवीय ने जो बीएचयू में विश्वनाथ मंदिर बनाया, उसमें पत्थर पर लिख दिया कि हरिजन समेत सारे लोग जा सकते हैं। ये चीज विश्वनाथ मंदिर में नहीं थी। तो वहां बीएचयू के ही पूर्व छात्र हमारे नेता लोक बंधु राजनारायण जी ने सत्याग्रह किया, पंडों ने उनकी दाढ़ी खींची, सब कुछ हुआ, लेकिन दलित प्रवेश शुरू हो गया। तो ये एक परंपरा रही है। तो मुझे लगता है अति शीघ्र ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, जो लोग ये नाहक का जो है वितंडा खड़ा करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं असद रियाज साहब की तरफ आना चाहती हूँ। असद साहब, मुझे बताइए कि जो खासकर जो संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, या मैं कहूँगी सोशल मीडिया पे जो उनके समर्थक हैं, अभी मुझे अफलातून साहब कह रहे थे भाई 250 साल पहले ये तो सेटल हो गया मामला। वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी सेटल नहीं हुआ, हमारा राज आया है। अभी तक सेक्युलर सरकारें थी तथा कथित, जो कि मुस्लिम तुष्टिकरण करती थी, और इसीलिए उन्होंने इस तरह का कानून बनाया। अब लगातार माहौल ये भी बन रहा है कि 1991 का जो रिलीजियस प्लेसेस वाला कानून है उसको भी भंग किया जाए, संसद में लाया जाए और उसमें बदलाव किया जाए ताकि इन मामलों को दोबारा उठाया जा सके। जो मथुरा की याचिका है उसको भी कबूल कर लिया गया है, यानी उस पर भी अब केस चलेगा। तो आप एक वकील के तौर पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम तो गैर कानूनी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो कोर्ट में जाके अपना मामला दे रहे हैं, वहां अगर साबित हो जाता है तो हमें हमारा मंदिर मिल जाएगा। पहले आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, अब हम मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लेंगे, इसमें गलत क्या है? आरफा जी, आप जानते हैं कि सामाजिक समझौतों से ही राज्य चलता है। यहाँ अभी तो 1991 का जो एक्ट है, मैं अभी उससे अलग हटकर ये कहना चाहता हूँ कि 1937 में दीन मोहम्मद नाम के एक आदमी ने एक सिविल सूट फाइल किया और उसमें ये कहा कि सारा प्रेमिसेस ये मस्जिद है, वक्फ है। लेकिन 1937 में सिविल कोर्ट ने, बनारस सिविल कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया उस सूट को, और उसका कहा कि नहीं, जितने हिस्से में मस्जिद बनी हुई है उतना वक्फ है, मस्जिद और उसका आंगन, और उसके अलावा जितना अलग हिस्सा है वो मंदिर है। दीन मोहम्मद ने इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और 1942 में हाई कोर्ट ने दीन मोहम्मद के सूट को जो डिसमिस किया था सिविल कोर्ट ने, उसको सही पाया। उसके बाद में एक जो डिग्री हुई थी
उसको लागू किया गया और दोनों हिस्सों का डिमार्केशन कर दिया गया और बैरिकेडिंग कर दी गई। तो आज सवाल ये पैदा होता है कि जिस हिस्से में अंदर जाने की और पूजा अर्चना करने की वो परमिशन मांग रहे हैं ये 5 महिलाएं या जो भी लोग, वो 1937 या 1942 में कहाँ थे? क्या 1937 या 1942 में किसी ने ये कहा था कि ये जो हौज है मस्जिद का, इसके अंदर कोई शिवलिंग है जिसकी हम पहले पूजा करते थे? कोई सबूत ऐसा नहीं है उनके पास जो ये साबित कर सकें कि 1937 से पहले यहाँ इस हौज के अंदर कोई शिवलिंग था और उसकी पूजा अर्चना की जाती। तो मैं समझता हूँ कि जो 91 का एक्ट है वो एक तरह का सामाजिक समझौते को लागू करने का प्रयास है। जैसे कि बताया कि महारानी होलकर के जमाने में एक समझौता हुआ, तो इसी तरह का समझौता हमारी संसद ने किया और जिससे कि कम्युनल हार्मोनी बनी रहे और 1991 में वो एक कानून पास किया। आज देखना यह है कानून में कि प्लेंटिफ को कॉज ऑफ एक्शन क्या है। अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो उनका सूट ऑर्डर 711 में डिसमिस हो जाने के काबिल है। ये कानून है। जब कोई पूजा का अधिकार आप स्थापित नहीं कर पा रहे हो 1937, 1942 से लेके 2021 के आखिर तक कि कोई हिस्सा मस्जिद के अंदर जो भी है वहां पर कोई पूजा अर्चना आप करते हो या करते थे या कोई करने का अधिकार है, जो भी राइट वो क्लेम कर रहे हैं वो श्रृंगार गौरी का जो हिस्सा है वो मस्जिद के बाहर है। तो मस्जिद के बाहर जो भी हिस्सा है आपको कौन रोक रहा है? 1937-1942 के समझौते के मुताबिक, कोर्ट की डिग्री के मुताबिक आप कर सकते हो, करो, लेकिन नया कोई काम, आप नया कॉज ऑफ एक्शन जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। लेकिन तो मैं जो इसका कानूनी कार्रवाई जो आप देख रहे हैं, जो प्रक्रिया चली है लोअर कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अखबारों में हेडलाइन छपी कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स गिव सिक्योरिटी टू शिवलिंग। तो सुप्रीम कोर्ट जब जिसकी डिफेंस में आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोर्ट पे टिप्पणी करें, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा ये लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस है जिसके तहत कोर्ट ने ये कहा कि अब चूंकि कमिश्नर ने ये कह दिया कि शिवलिंग पाया गया इसलिए आप उसे प्रोटेक्ट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट्स में कहा है कि वकील कमिश्नर की जो रिपोर्ट होती है वो एक ओपिनियन होती है और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जहां हो वहां सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में कोर्ट का जो डिसीजन आता है वही फाइनल होता है। इस केस में पहली बात तो यह है, जो लीगल ऑब्जेक्शन है कि क्या सूट मेंटेनेबल है, क्या कोई कॉज ऑफ एक्शन उनको है, क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन से सूट बार्ड नहीं है। तो यहाँ अभी ये चीजें तय होनी है। कोर्ट ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया पहले दिन, वो सिर्फ ये किया है कि इंटरिम ऑर्डर किया है, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है वो। अब जो मेन ऑब्जेक्शन है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, ये बात उन्होंने उठाई थी, एप्लीकेशन दी थी कि सूट को इसी स्टेज पर डिसमिस कर देना चाहिए, लेकिन लोअर कोर्ट ने उसको सुना ही नहीं और कमीशन जारी करने का ऑर्डर कर दिया। तो वो एक आप बाईपास करके चीजों को, जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन थे उनको डिसाइड ना करके आप एक गलत ऑर्डर पास कर दिए, जिसके खिलाफ वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। ठीक है, तो अभी तय होना है। प्रोफेसर अभी तो आपकी आना चाहती हूँ और मैं ये समझना चाहती हूँ, देखिए आप इतिहासकार हैं, आप इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को समझते हैं, लेकिन आज जो देश में माहौल है वो माहौल है एक बहुसंख्यक जो भावनाएं हैं उनका जो दबाव है, जिसमें ना तो लॉजिक काम आ रहा है, ना उसमें ऐतिहासिक जो तथ्य हैं ना वो काम आ रहे हैं, ना उसमें कानून की बात कोई समझ रहा है, ना संविधान को देखा जा रहा है, ना ही इसमें जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसकी कोई बात हो रही है, ना जो कानून का राज होना चाहिए ना उसकी कोई बात हो रही है। सीधे सीधे एक आगे कि हमारे साथ 500-700 साल तक नाइंसाफी हुई, अब हमारी सरकार आ गई है, हम सब कुछ बदलेंगे और हम इतिहास का बदला आज हम लेंगे। जो मौजूदा सरकार है उसकी जो विचारधारा है वो इन लोगों की विचारधारा से बहुत अलग नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी ये तो वही लोग हैं जो फिलहाल सरकार में बैठे हुए हैं, जो पूरे राम मंदिर का जो आंदोलन चला उसी के नेता थे ये लोग, उसी के जरिए पनपे गए, उपजे गए लोग अब सरकार में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि जो बाबरी मस्जिद के वक्त हुआ, जो अयोध्या में हुआ, वो अब नहीं होगा? आपकी जो अनुभवी नजरें हैं वो क्या बता रही हैं? जो मुस्लिम मन में जो बेचैनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुसंख्यक भावनाएं हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन जो मुस्लिम मन में बेचैनी है कि दूसरी मस्जिद छीनी जा सकती है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? अरफा, आप ये देखें
मैंने शुरू में ही इसीलिए कि मुझे लगा कि एक पैनल डिस्कशन और नॉर्मली जैसा होता है एक डायरेक्शन ले लेता है, इसीलिए मैंने कहा कि इतिहास के सबक लिए जा सकते हैं, लेकिन इतिहास की गलतियों को ठीक करना जो सिलसिला शुरू होगा वो आपका वर्तमान और फ्यूचर को नष्ट करता है। और आज जितनी बातें आप कह रही हैं कि संविधान को नहीं, इतिहास के तथ्य नहीं देख रहे हैं, वो आप देखें तो वो उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो भी जानते हैं कायदे से अगर आप गवर्नमेंट चलाते हैं तो आपका काम है कि आप जिनके ऊपर रूल करते हैं, जिनकी आप सरकार चला रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस देश उस समाज के हित में आप काम करें। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो अभी तक ओपन नहीं किया उन्होंने, लेकिन उस एजेंडे पे वो काम तो कर ही रहे लगातार, और इसीलिए वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं लोअर कोर्ट्स को, वकीलों के पैनल जो उनके यहाँ उनके मतलब कह लो कि समर्थक हैं, उन लोगों को आगे करके वो इस तरह के मामले उठवाते हैं। वो महिलाएं जो आई होंगी कोर्ट में, 5 लोग के हमको जाने दिया जाए श्रृंगार गौरी मंदिर में, वो कौन लोग थे? और ये क्या हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग? देर सबेर उनको जब तक ये समझ में आएगा कि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमको, अभी एक तरफ तो वो कहते हैं कि इस देश को हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अंदर अंदर ये सारी बहस जिस समय चल रही है उस समय देश के आर्थिक हालात क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य वर्ग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब परेशान। और इन मुद्दों की तरफ से मुझे लगता है कि ध्यान हटाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप कोई न कोई ऐसा विवाद हर समय देश में चलने दें, ताकि लोगों का ध्यान जरूरी जिन मुद्दों पर विकास के जिन चीजों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर कोई बात ना करे। और फायदा इसमें यह हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसके यहाँ डिबेट ये 24 घंटे यही डिबेट शुरू हो जाएगी और अगले काफी दिनों तक चलती रहेगी। फिर वो ऐसा ही कोई मुद्दा उठा लेंगे। अभी आप ज्ञान वापी के बाद क्या लगता है आपको मथुरा में नहीं आएंगे, या उसके बाद और जगह? इतना बड़ा देश है, ऐसे मुद्दे तो आपको उठाते ही रहेंगे। तो सरकारों को, देर सवेर सरकार को भी ये समझना होगा, और कोर्ट्स को तो इसमें इंटरवीन करना ही चाहिए, क्योंकि जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, जो मतलब जिम्मेदारियां अलग अलग दी गई हैं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि बिल्कुल इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़े। हमको 1991 के उस कानून का पूरी तरह से पालन करना चाहिए कि जब 15 अगस्त 1947 को जो जिस पोजीशन में जो उपासना स्थल था वो बना रहेगा। ये अगर ये स्टैंड हम नहीं लेते तो इस तरह के मुद्दे दिन ब दिन उठाते जाए। अफलातून जी, मैं देख रही थी कि जो राजनीतिक विपक्ष है वो क्या कर रहा है। देखिए, हम और आप, हम तो एक तरह से दर्शकों की तरह ही दूर से देख रहे हैं। हम तो सिर्फ लोग आलोचना समालोचना कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उससे उम्मीद की जाएगी कि वो स्टैंड लेगा। अब जब ये 1991 वाले कानून का मामला, मुझे पूरा इस बात को लेकर आशंका है कि ये संसद में लेकर आएंगे, इस मामले को संसद में लेकर आएंगे, फिर इसको कांग्रेस पार्टी को ही जाहिर है इसको डिफेंड करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कहेगी कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, और जब कांग्रेस पार्टी कहेगी आप ऐसा मत कीजिए तो हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट की जाए। अब आप मुझे बताएं कि मैं देख रही थी कि मायावती कह रही है कि लोगों को बांटने की कोशिश है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। कमोबेश ऐसा ही बयान, वो भी कई दिन बाद अखिलेश यादव का भी आ गया है। बहुत ही गुनगुनी सी बातें कह रहे हैं, इतनी जहां पर बिल्कुल एक तरह से आग लगी हो, ऐसे में बहुत ही ल्यूकवार्म जो रिएक्शन है वो आ रहा है। तो अफलातून जी, मुझे बताइए, ऐसे में जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है वो क्या होगा? संघ परिवार का जो एजेंडा है, ये 5 औरतें कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और ये पूरा मामला जो चल रहा है लोअर कोर्ट्स में, अब जो आके ये 2024 के चुनाव से ठीक पहले अयोध्या मिल गया है, काशी मथुरा की बात चल रही है, ये जो 2024 का पूरा फॉर्मूला आगे रख दिया गया है, इसमें आप पॉलिटिकल ऑपोजिशन को कहां देख रहे हैं? मेरा ये मानना है कि पहली बात तो ये मैं टोकना चाहता हूं कि आप मॉडरेटर के रूप में जब कह रही हैं तो लगातार आप कह रही हैं जैसे बहुसंख्यक आबादी की नुमाइंदगी ये आरएसएस के लोग कर रहे हैं, ये मान करके आप कह रही हैं, जो एकदम गलत बात है। पहली बात यह है, और आप लगातार इस चीज को कह रही हैं।
हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अयोध्या के समय इन लोगों की विधिवत वॉल राइटिंग रहती थी, 3 नहीं अब 30,000, 3 हो गया काशी मथुरा अयोध्या। ये कहते हैं 3 नहीं अब 30,000 बचे न एको कब्र मजार। ये दीवार लेखन विधिवत एबीवीपी के नाम से मेरे पास उस जमाने के वॉल राइटिंग का फोटो खींच करके मैंने रखा है, और ये चलता था उनके बीच में। तो मुख्य बात, और इनकी जो किताबें हैं, जो जब आरएसएस का कोई कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के साथ जो साहित्य बिकता है, उस साहित्य में आप पाएंगे ताजमहल मंदिर भवन है, कुतुब मीनार हिंदू स्थापत्य का नमूना है, संघर्षरत इजराइल, कौन कहता है अकबर महान है। ये किताबें हैं जो आरएसएस वाले बेचते हैं अपने कार्यक्रम के साथ। और उन लोगों के लेखकों ने, जैसे कई लोग इसमें से हमारे पैनलिस्ट भी जानते होंगे, एक ओक नाम के व्यक्ति थे जिनको इतिहासकार लोग बहुत मजाक में लेते। जी हाँ, तो उसने सबसे पहले कहा कि ताजमहल मंदिर भवन है। उसी तरह से ये कुतुब मीनार जो है विक्रमादित्य ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था। तो ये पूरा एक सिलसिला है जो कहीं खड़े एकदम बेसिर पैर की बात है, जो इतिहासकारों के बीच में, समाज में, राजनीति में कहीं टिकने वाला नहीं है ये। और मेरा मानना है कि अभी तत्काल भले ये हमारे जो मुख्य विपक्षी दल हैं, इन्होंने कम से कम मुंह तो खोला। मैं आपकी तरह मैं भी घबराया हुआ था कि ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने और मायावती ने कम से कम ये चीज कही कि ध्यान भटकाने के लिए ये चीज लाई जा रही है। अभी कम से कम हमको ऑफिशियली ये देखना होगा कि संघ परिवार, जैसे उनका मंदिर के लिए पूरा आंदोलन था, पूरी समिति बनी हुई थी और एक पूरा अभियान चला था जिसमें शिला पूजन भी हुआ और क्या क्या हुआ है। और उस तरह के नाटक ये कई बार करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सरदार पटेल के लिए कहा था कि उनकी प्रतिमा के लिए गांव-गांव से लोहा इकट्ठा करेंगे, कुछ नहीं हुआ। चीन से बनवाया उस मूर्ति को। तो इनका राष्ट्रवाद राष्ट्र तोड़क राष्ट्रवाद है, खोखला राष्ट्रवाद है, उसको ये टिकेगा नहीं। और ये मुट्ठी भर लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे ये 5 महिलाओं के अलावा जो मेन पिटीशन है, मैं वकील साहब असद साहब को ध्यान दिलाना चाहूंगा, वो है 350/2081। ये 350 वाले में वो कहते हैं, ये शब्दावली उनकी है कि औरंगजेबी अतिक्रमण को हटाया जाए, ये प्रेयर है उनका। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि पूरा के पूरा राष्ट्र, पूरा भारतीय राष्ट्र, उसके हिंदू जो हैं वो मौजूदा मंदिर को मानते रहे हैं, वहां पूजा अर्चना। पूछिए आरएसएस के लोगों से, क्या मौजूदा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं है? वो लोग कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में वो मस्जिद की जगह होगा तभी। मैं आपको बता रहा हूं, उनकी पत्रिका है विश्व हिंदू परिषद की, वंदे मातरम, उसमें ये विश्वनाथ मंदिर का एक विशेषांक निकला। उस विशेषांक को निकालने में जो आदमी इन्वॉल्व था वो एक पिटिशनर है बनारस की कोर्ट में, राम प्रसाद उसका नाम है, आरएसएस का स्वयं सेवक है। तो ये इन लोगों ने उस पिटीशन के अंदर जो, माने सीधे हमारा ये कहना है कि उसमें वो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग माने मस्जिद की जगह होगा तब होगा। अशोक सिंघल कहता है कि विश्वनाथ की महिमा बढ़ जाएगी अगर वो मस्जिद। इन चीजों को ध्यान में लाना चाहिए और जनता इस आप बातों से मुझे कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहती हूँ कि आरएसएस या भाजपा जो हिंदू भावनाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि लगातार जो चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश में 2 चुनाव, 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा केंद्र में 2 चुनाव, 5 लगातार बैक टू बैक चुनाव इसी भगवा एजेंडे पर जीत रहे हैं। तो इसका मतलब एक वर्ग बड़ा ऐसा है जो उनकी बातों को मान रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो उसको रिप्रेजेंट करें। इसके अलावा एक पत्रकार होने के नाते एक
ऐसा व्यक्ति जो कि जनता की नफ्स पे हाथ रखने की मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जानूं वो क्या कह रहे हैं। अगर सोशल मीडिया को भी अगर एक पैमाना मान लिया जाए, मैं भाजपा आरएसएस जो स्पॉन्सर ट्रोल्स है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं आम नहीं हिंदुओं की बात कर रही हूँ जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। आप यकीन जानिए उनमें भी एक बड़े हिस्से में ये भावना है कि हाँ वाकई ये सब हमारे धार्मिक स्थल हैं और ये हमें वापस मिलने चाहिए। सबसे ज्यादा तो मुझे हैरानी की बात ये हुई कि बेहद रिडिक्युलस जो ताजमहल के लिए याचिका दी गई, उस पर भी कई लोगों ने ये कहा कि ये वाजिब बात है। तो मैं ये कह रही हूँ कि आंखें अगर हम अपनी बंद कर लें और ये सोचें कि भाजपा आरएसएस की कोई ताकत नहीं है, तो शायद ये भी मेरे ख्याल से कोई अच्छी रणनीति नहीं होगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ आपकी तमाम बातों से सहमत होने के नहीं, बावजूद। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप भी जरा गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव की आप बात कर रही हैं, तो क्या ये मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हुआ? हिंदू मुसलमान के मुद्दे पूरा कोशिश की गई, लेकिन मेरा मानना है कि ये हिंदू मुस्लिम या उस तरह के मुद्दे पर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए, जहां पूरी के पूरी सीटें पिछले चुनाव में थी, वहां भी किसान आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश जिस इलाके में ये हो रहा है, गाजीपुर में 0 भारतीय जनता पार्टी, आजमगढ़ में 0, मऊ में 1, जौनपुर में 2, ये मैं एक एक जिले में भाजपा की सीटें बता रहा हूं। मेरी राय आपसे थोड़ा सा तो अलग है, चलिए और रोज बहस हाँ, करेंगे जी तमाम। जी जी, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि किसान आंदोलन का भी असर था। और आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की सीटें कितनी बढ़ गई जी हाँ, पहले अच्छा से। तो ठीक है, हम भी उम्मीद लगाते थे कि बहुमत मिलेगा सपा को, लेकिन नहीं हुआ। मामले नहीं को हुआ तो इसका जी जी हाँ, असद साहब मैं ये जानना चाहती हूँ इस पूरे मामले को अब आप लीगली कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, वो इन सिविल सूट की मेंटेनेबिलिटी को बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है, यही सवाल मथुरा में है। और यही सवाल देखिए, एक मैं आपको ये और स्पष्ट कर दूं कि जैसे हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट की पोजीशन दूसरी है, क्योंकि वहाँ एक उसको किसी नोटिफिकेशन के ज़रिए एक्वायर किया गया है। और किसी भी चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल हो, तो वहाँ स्थिति दूसरी है। जब तक कि वो नोटिफिकेशन क्वैश नहीं होता, तब तक वहाँ किसी को अधिकार नहीं मिल जाता। उसी नोटिफिकेशन में ये बात होती है कि अगर कोई ओनर है उसका, तो वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करे। कुतुब मीनार को 1914 में एक्ट के तहत, और ताजमहल को भी 1925 के एक्ट के तहत, जो बाद में रिपील हो गए, 1958 में नए एक्ट आ गए थे, उनके तहत ये स्टेट सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके कब्जे में चले गए थे। लेकिन जहां तक प्लेस ऑफ वर्शिप का सवाल है, वो मोनूमेंट तो है नहीं डिक्लेयर, तो यहाँ पर लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो काम करेगा। और ये अगर कोई 10-20 साल के अंदर अंदर कोई आदमी आके कहता मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया, मेरी पूजा नहीं करने दे रहे, तो बात अलग होती। लेकिन यहाँ तो एक टाइटल डिसाइड हो चुका है 1942 में। और अगर 1 मिनट को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से हम बाहर निकल के आ जाएं, मान लीजिए कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ही नहीं, हम केस कहाँ खड़ा हुआ है हम उसकी उस तरफ देखें, तो हम देखते हैं कि 1942 में ही टाइटल डिसाइड हो चुका है और दोनों पार्टियों को मंजूर है, स्टेट को मंजूर है। तो फिर डिस्प्यूट है कहाँ? आज जो कुछ भी डिस्प्यूट प्लेंटिफ पैदा कर रहे हैं, वो उनका कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, लॉ ऑफ लिमिटेशन से वो बार्ड है। और यही बात इसी को डिसाइड करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट थी, कि इस तरह से कोई भी कभी भी आदमी आके कहने लगेगा कि साहब मेरा पूजा का अधिकार है यहाँ, या मुझे नमाज पढ़ने का अधिकार है, और हर बार हर नए साल एक नई नई जगह पर आप लोग डिस्प्यूट खड़ा करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, जो 15 अगस्त 1947 को स्टेटस था वही रहेगा। फाइनली डिसाइड हुआ, एक्ट पास हो गया। तो हमको दोनों स्थितियां देखनी है कि एक्ट रहे या ना रहे, प्लेंटिफ कहाँ खड़ा हुआ है। प्लेंटिफ का राइट 1942 में खत्म हो गया था, जब मस्जिद का हिस्सा वक्फ मान लिया गया था और बाकी हिस्से को मंदिर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो टाइटल यहाँ है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल लोअर कोर्ट को भी इसको देखना चाहिए और देखेगा, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है कि सूट में केस में कोई दम नहीं है और आपको लगता है कि ये केस परास्त हो जाएगा, ढह जाएगा, आप उम्मीद पर जो है दुनिया कायम है। लास्ट कमेंट्स चंद्रभूषण साहब के। केस में भी ये डिसाइड हो चुका है कि बाबरी मस्जिद के अलावा जो भी डिस्प्यूट है वो 91 एक्ट के तहत तय होगा। ये बाबरी मस्जिद के जजमेंट में भी है। तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि सूट मेंटेनेबल नहीं है और डिसमिस किया जाएगा।
ठीक है, चंद्रभूषण जी, लास्ट कमेंट, आपको राजनीतिक तौर पे आप इसे किधर जाते हुए देख रहे हैं, मथुरा काशी दोनों? जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। स्पष्ट किया है कि ये एक अघोषित, जो आरएसएस का एक अघोषित उनका है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसको वो खुल के कह नहीं रहे। और वो लगातार पिछले, आप हम जब से देख रहे हैं 14 में गवर्नमेंट आने के बाद से, 11 में जब गवर्नमेंट आई 14 में, तब से लगातार वो उसी हिडन एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत विश्वास है अपने देश पे और यहाँ की जो बहुलतावादी समाज है कि वो ये बहुत दिनों तक नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ऐसा नहीं है कि अपराजेय हैं, इन्हें भी जाना है। और इस तरह की हरकतें किसी भी सभ्य समाज में कहीं से, न तो लॉजिकली आप देखें तो कहीं, ये आपने ही अपनी सारी बातचीत में कहा कि भाई संविधान को नहीं मानेंगे आप, किसको, तो आप चलाएंगे कैसे? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये विवाद, ये ले जाने की पूरी कोशिश होगी कि ज्ञान वाराणसी के बाद वो मथुरा जाएगा वो विवाद। लेकिन अब 91 का कानून या तो निरस्त करके कोई नया कानून ले आए या अमेंडमेंट करें, तो ही ये सब पॉसिबल होगा। और अगर ये करते हैं तो वो एक्सपोज होंगे, उनमें जो थोड़ी बहुत, जो अभी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो लोग भी उन चीजों से मुझे लगता है कि हटेंगे। और ये तय करना पड़ेगा कि भाई सिविल वॉर की तरफ देश चला जाएगा अगर ऐसा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मॉडरेट हिंदू वोटर है वो इनसे दूर जाएगा अगर ये इस तरह की चीज करते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे स्टैंड होते जाएंगे वैसे वैसे मॉडरेट हिंदुइज्म के लिए भी जगह खत्म हो जाएगी। जी हाँ, जितने आप प्रोफेसर चंद्रभूषण इस चर्चा में भाग लेने के लिए, अफलातून जी आपका भी शुक्रिया, और साथ ही असद हयात साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। मुझे लगता है इस तरह की कई बहसें हमें अभी और करनी होंगी इस मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने के लिए। दिल्ली में बैठकर हम जिस तरह से मुद्दों को देखते हैं और जो स्थानीय लोग जिस तरह से देख रहे हैं, और इसीलिए खासकर मैंने 3 अनुभवी लोगों को बुलाया जिन्होंने बाबरी मस्जिद के वो साल भी देखे और अब फिलहाल वो ज्ञान वापी को भी देख रहे हैं, और बेहतर एक तरह से एक पर्सपेक्टिव, एक बेहतर नजर के साथ इस कार्यक्रम को मैं खत्म कर रही हूँ। मुझे इसकी खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।